नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 2 और पाठ है बिस्कोहर की माटी। इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ये बच्चों पार्ट 1 है और इसमें हम लेखक का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक जीवन, उनकी रचनाएं क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और पाठ का सारांश आपको बताएंगे। लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी का जीवन परिचय। इनका जन्म जन्म के बारे में मैं बता रही हूँ कि विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म बिस्कोहर गांव, जिला बस्ती, सिद्धार्थ नगर, जो उत्तर प्रदेश में है, सन 1931 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। तत्पश्चात बलरामपुर कस्बे में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे पहले कानपुर और बाद में वाराणसी गए। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शुरू में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे और यहीं से सेवानिवृत्त होकर के स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों इनका जीवन परिचय था। अब इनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं में प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में और कुछ कहानियां हैं, कुछ विचार, प्रमुख आलोचना और इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं। पेड़ का हाथ जैसा कह सका प्रमुख कविता संग्रह है। उन्होंने आरंभ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अद्दहमाण, जो अब्दुल रहमान की रचना है, के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन किया तथा कविताएं, जो उनकी कविताएं हैं, तो कविताएं 1963, कविताएं 1964, कविताएं 1965 अजीत कुमार के साथ, हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ संपादित की। उनकी एक और पुस्तक व्योमकेश दरवेश प्रकाशित हुई है, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। इनको जो पुरस्कार मिला था बच्चों, वो है गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान आदि से इनको सम्मानित किया गया था। साहित्यिक परिचय। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की भाषा शैली रोचक एवं सरस है। कम जगह आंचलिक शब्दों, सूक्तियों और ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। लोक भाषा में मुहावरों का प्रयोग ग्रामीण क्रियाकलापों को साकार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। बच्चों, जो अब ये पाठ है उसका जो मूल भाव है, बिस्कोहर की माटी का जो मूल भाव है वो इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। यह पाठ अपने अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथा, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। बच्चों, इसमें ये बताया गया कि गांव शहर की तरह सुविधा युक्त तो नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने स्वयं बड़े मनोयोग से जिया है और प्रस्तुत किया है। पूरी कथा के केंद्र में लेखक और उनके गांव का वर्णन है। तो इस तरह से बच्चों इसमें जो बताया गया है, जो पाठ का जो प्रस्तावना कह सकते हैं, जो इंट्रो है, वो इस प्रकार है। अब मैं आपको इस गांव की, चूँकि नाम ही है बिस्कोहर की माटी, तो इसमें गांव का ही उल्लेख है। उसका उस गांव का उल्लेख करते समय लेखक ने किन किन बातों को बताया है, वो मैं आपको इसके सारांश के अंतर्गत अभी बताऊंगी।
बच्चों इसमें लेखक ने बताया है कि जो उनका गांव है वहाँ का जो प्राकृतिक परिदृश्य है उसके बारे में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि विस्कोहर गांव में कमल के फूल खिलते हैं। यहाँ कमल ककड़ी को खाया नहीं जाता। अक्सर आप देखते हैं ना बच्चों की मार्केट में, बाज़ार में कमल ककड़ी मिलती है और उसकी सब्जी बना करके लोग खाते हैं। लेकिन इस गांव में जो बिस्कोहर की माटी जो चैप्टर है, जो पाठ है, इसमें ये बताया गया है, लेखक ने ये बताया है कि वहाँ पर लोग कमल ककड़ी को खाते नहीं हैं। कमल से अधिक बहार कोइया की थी। अपने गांव का ही पूरा वर्णन ये करते हैं, तो कहते हैं कि कमल तो खिलता ही है वहाँ गांव में, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बहार है वो कोइया की है। कोइया क्या होता है? तो कोइया को कुमुद भी कहते हैं और यह लगभग सारे उत्तर भारत में पाया जाता है। चांदनी रात में इसकी पत्तियां एक रंग की हो जाती हैं, ये इसकी विशेषता है। तालाबों में सिंघाड़े होते हैं। ये पूरा गांव का दृश्य है कि उनके गांव में क्या क्या चीज़ें हैं। सर्दी में हरसिंगार खिलता है। गांव में बच्चे प्रकृति के बेहद नज़दीक होते हैं और यहाँ पे माता और छोटे बच्चे का भी उल्लेख है इस पाठ में। तो लेखक कहते हैं कि माँ आंचल में छिपा करके अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, जो सहसा अवस्था में बच्चा है, उसको दूध पिलाती है और यह क्रिया माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। ये आप सभी को पता है बच्चों कि माँ का जो हमारे जीवन में महत्व है वह जैसे ईश्वर का और भक्त का महत्व होता है, वैसे ही माँ का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में है। बिना माँ के हम इस संसार को न देख सकते हैं न यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसका श्रेय जो है वो माता को जाता है, इसलिए लेखक ने माँ के बारे में बताया है। और छोटे से बच्चे का संबंध जो माँ का होता है, माँ और बेटे का जो संबंध होता है, उसको यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है और खुद ये बातें सब कुछ वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यह जो क्रिया है, यह क्रिया यानी कि माता का आंचल में छिपाकर अपने बच्चे को दूध पिलाना, यह उसके सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। माँ के अंक से लिपटकर, अंक माने गोंद, माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़ भागी मानुष तन पावा। तो बहुत भाग्यवान हम हैं जो हम मनुष्य जीवन पाए हैं। नहीं तो फिर हमारे, अगर आप शास्त्रों में, वेद पुराणों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य का जो जीवन है वो इतना आसान नहीं है। किस तरह से, कितनी योनियों से होने के बाद हम मानव जीवन अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं, तो वो एक अलग बात है। आगे फिर इनको ये बता दूं बच्चों इस पाठ में कि जो पाठ में लेखक का नाम दिया हुआ है वो विश्वनाथ त्रिपाठी है। लेकिन जैसे गांव में है ना, तो ठेठ भाषा का प्रयोग किया गया है, तो गांव में उनको लोग विश्वनाथ कहते हैं, विश्वनाथ। तो वो भाषा का प्रभाव है। जहाँ भी पाठ में विश्वनाथ आएगा, विश्वनाथ मतलब वो विश्वनाथ जी के लिए ही है। तो विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में देखा कि बतखें अपने अंडों को डैनों में छिपाकर सेती हैं तथा दुनिया से बचाती हैं। जैसे यहाँ पे अब ये दिखाया गया हर माँ के लिए, चाहे वह मानव की हो चाहे वह पशु पक्षियों की हो, जो माँ की भूमिका है अपने बच्चे के प्रति, अपनी संतान के प्रति, उसको जन्म लेने से जो है कैसे उसका संरक्षण वह करती हैं। जन्म होने के पहले से लेकर के जन्म होने के बाद तक कितनी जो है कष्ट सह करके और विभिन्न परिस्थितियों में वह अपने उस बच्चे की देखभाल जो है वो करती हैं। तो उसका यहाँ पे इन्होंने, मनुष्य का तो सबको पता ही है, लेकिन इन्होंने पक्षियों का भी उल्लेख यहाँ पर किया है। तो इस तरह से इन्होंने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में इन्होंने देखा कि बतखें अपने अंडों को डैनों में छिपाकर सेती हैं तथा दुनिया से बचाती हैं। विश्वनाथ छोटा ही था कि उसका छोटा भाई आ गया। बच्चों, जब विश्वनाथ जो है वो 3 वर्ष की आयु के थे, तब उनके घर में उनका छोटा भाई भी आ गया। तो इस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया। अब वह दूध कटहा हो गया है। तो गांव में ऐसा शब्द लोग बोलते हैं, शहर में तो ये सब चीज़ें सुनने को नहीं मिलता।
तो लोगों ने ये कहा कि भाई अब दूध कटहा का मतलब ये है कि अब वो माँ का दूध जो है वो नहीं पी सकता, क्योंकि छोटा बच्चा आ गया तो अब वो दूध ग्रहण करेगा। तो इसलिए जो है वो लेखक ने कहा है कि लोग कहते थे कि इसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, अब ये तो बहुत ही छोटा था, ये दूध कटहा हो गया। इस तरह से लोग उनके बारे में कहने लगे। उसे गाय का दूध पिलाया जाने लगा। और फिर चूँकि एक और नन्हा मेहमान आ गया था तो उनकी देखभाल भी उनकी माता पूरी तरह से नहीं कर पाती थी, इसलिए एक कसेरिन दाई थी, उन्होंने ही लेखक को विश्वनाथ को पाला पोसा। वह उनके साथ छत पर लेटकर चांद की गतिविधियों को देखते रहते थे। जब छोटे थे तो अक्सर आप देखते हैं, अब 3 ही साल के बालक हैं तो वो भी बहुत बड़े नहीं हैं। तो इस तरह से जो कसेरिन दाई थी वह उनको चंदा मामा को और ऐसे ही इधर उधर दिखा करके जब रात को सुलाती थी तो इन सब चीज़ों को दिखा दिखा करके जो है उनको बहलाती थी। तो वो जो है वो चांद की गतिविधियों को इस तरह से देखते थे। उसके बाद बच्चों इसी पाठ में लेखक ने और फूलों के बारे में बताया है। जैसे शुरुआत इन्होंने की थी ना कमल के पुष्प की और कुमुद की, ऐसे ही फूल तो बहुत सारे होते हैं। तो लेखक ने और फूलों के बारे में बताया है। जैसे हम सब्जियां जो खाते हैं उनके भी फूल पहले लगते हैं, फिर फल आते हैं उसमें। तो इस पाठ में जो उल्लेख है वो इस तरह से है कि फूलों के अलावा तोरी, लौकी, भिंडी, इमली, अमरूद, बैगन, शरीफा, कटहल, बेल, मसूर, मटर, चना आदि के भी फूल होते हैं। सरसों के फूल से तो तेल की गंध भी फैलती है। और ये अपने गांव का ही ये वर्णन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इनके गांव में ये सारी चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि सत्यानाशी के फूल दवाई के रूप में काम आते हैं। इसी तरह से गेहूं, धान, जौ के भी फूल होते हैं। लेखक बताते हैं कि घास पात से भरी मेड़ों, मैदानों, तालाब के भीटों आदि पर अनेक प्रकार के सांप भी मिलते थे। तो अपने गांव का वर्णन कर रहे हैं, तो फूलों का तो वर्णन इन्होंने किया ही। अब क्या है कि जो गांव में भीटे हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे मिट्टी के जो टीले टाइप के रहते हैं गांव में, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सांप भी मिलते हैं। सांप की भी बहुत सारी प्रजातियाँ उन्होंने बताई हैं कि कौन से विषैले होते हैं, कौन से विषैले नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि इसमें होड़हा, मज, गिद्धवा, धामिन ये सब तो विषहीन है, ये विषैले नहीं होते। होड़हा को बामन जाति का माना जाता है, लेकिन जो गेहून और घोर कड़ाइच हैं वह सर्वाधिक जो है वो खतरनाक माने जाते हैं, यानी ये विषैले होते हैं। और जो भटिया सांप होता है वो 2 मुहा होता है। तो इस तरह से सांप व बिच्छू से वो कहते हैं कि भाई ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि सबको डर लगता है। तो कहते हैं कि सांप और बिच्छू से डर लगता था। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल देवी का फूल था। आज भी हम कहते हैं ना, जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हम कहते हैं कि दुर्गा माँ को जो है वो गुड़हल का पुष्प जो है वो चढ़ाना चाहिए, जो रक्त वर्ण लाल रंग का होता है। तो इस तरह से सब गांव की बातें हैं और उसको वो पूरी तरह से जिए हुए हैं। उसको उन्होंने खुद अपना जीवन ही ऐसा जिया है, तो उन सब बातों को अपनी वो पाठ में बताए हैं। और उन्होंने ये कहा कि बेरी के फूल से बर्रे तथा ततैया का डंक जो है वो झड़ जाता है। गांव में लोग अपनी चिकित्सा भी ऐसे ही कर लेते हैं, जो आयुर्वेदिक उपचार है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि तुरंत छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग वहाँ चिकित्सक के पास ही जाते हैं, डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ततैया हैं, जो बर्रे हैं, ततैया हैं, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा, तो उसका जो डंक है अगर वो काट ले तो बहुत तेज उसका डंक जो है वो चढ़ने लगता है। तो इन्होंने बताया कि बेरी के फूल से उसका डंक जो है वो झाड़ा जाता है। और बहुत सारे उपचार हैं, जैसे गर्मी है तो गर्मी में लू से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने हाथों में प्याज बांध लेते हैं। आम का पन्ना जो है वो देह में लेप लेते हैं या नहा लेते हैं। तो इन सारी क्रियाओं का भी उन्होंने वर्णन उसमें किया है। उसके बाद बच्चों पाठ में ही जो ऋतुएं हैं उनका भी वर्णन है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन फिर उन्होंने किया है कि वर्षा ऋतु में पहले तो बादल
घिरते गड़गड़ाते फिर वर्षा होती है। तो ये तो आप भी जानते हैं, और इस समय वर्षा का समय भी है। इस ऋतु में तबला, मृदंग तथा सितार का संगीत होता है। बरसात से पुलकित होकर के, मतलब बरसात से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे आदि सब मतलब इधर से उधर भागते रहते हैं। तो ये सब गांव का दृश्य इस तरह से है। शहर में कम देखने को मिलता है क्योंकि लोग अपने घरों में ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। लेकिन गांव में तो गांव का वातावरण ही अलग होता है। तो पहली वर्षा से ऐसा भी कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है, अगर उसमें नहा लें तो उससे फोड़े फुंसी जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब आज के समय में हम शौकिया तो शायद बारिश में नहा लें, लेकिन ये सोच करके कि फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं, ये तो शायद किसी को मालूम भी ना हो। अगर ये पाठ पढ़ने वाले आप बच्चे हैं तो यहाँ पे इसका उल्लेख हो रहा है, इसलिए आप इसको जान रहे हैं। अन्यथा इस तरह की जो अपनी प्राचीन संस्कृति और जानकारी है वो अब बड़ों से भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया कि उनको ये था कि पहली बारिश में नहा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो फोड़े फुंसी शरीर में निकलते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। मच्छर मकोड़े आदि भी अधिक होते हैं, क्योंकि बारिश में तो ये सब होते ही हैं। बाढ़ आने से तकलीफ तो होती थी। लेखक कह रहे हैं कि जब बाढ़ आ जाती थी, जैसे अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में स्थिति बाढ़ की आई हुई है, तो उससे परेशानी तो होती है। परंतु लेखक ने कहा है कि कुदरत जो है, जो प्रकृति है, वह निखर उठती है। आप देखते हैं ना, बारिश होने के बाद जो पेड़ हैं उनके पत्ते कितने अच्छे हो जाते हैं, आसपास का वातावरण कितना अच्छा हो जाता है। गर्मी यदि है, उमस है, तो उससे राहत मिल जाती है। और फिर जब बारिश होती है तो गांव में लोग क्या करते हैं कि खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां जो है वो बना लेते हैं। और उस नाली को क्या कहा जाता है? उसको बरहा कहते हैं। गांव में जो आपके अगर घर में दादा दादी माता पिता हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि बरहा किसे कहते हैं, तो बता देंगे कि खेतों में पानी जो है सही तरह से पहुंच जाए बारिश का, इसलिए लोग छोटी छोटी क्यारियों से नालियां बनाते हैं, उसको बरहा कहा जाता है। फिर जाड़े की बात करते हैं। फिर आगे जो है यहाँ पे वर्षा ऋतु के बाद जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में अधिक फर्क नहीं होता। लेखक कह रहे हैं कि और यहीं पे वो कहते हैं कि उन्होंने एक औरत को देखा, वह बिस्नात से कम 10 वर्ष बड़ी होंगे। चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही थी। बिस्नात के प्राणों की जो बिस्नात के प्राणों में वह खुशबू बसती थी। ऐसे मौसम में वह औरत बिस्नात को औरत के रूप में नहीं बल्कि कैसी लग रही थी, यहाँ पे मानवीकरण कर दिया गया है कि जूही की लता के रूप में दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से प्रकृति का सजीव जो है नारी रूप में उनके सामने प्रकट हो जाना, ऐसी अनुभूति उनको हुई। बाद में वह नारी मिली भी और बहुत हिम्मत करके उन्होंने अपनी भावनाएं उनसे व्यक्त की। वह आजीवन उससे शर्माते रहे। तो इसका उन्होंने उल्लेख किया कि उनसे 10 वर्ष वो बड़ी थी, इसलिए अपनी जो भावनाएं उनके मन में थी उसको वो कभी व्यक्त नहीं कर पाए। बिस्नात को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता था। इससे ये पता चलता है बच्चों कि उनकी माता जो थी वो गौर वर्ण की थी। तो उनको चूँकि जो छोटे थे और तब से लेकर के बड़े तक उनके अंदर जो जो भावनाएं थी, आत्मकथा है, तो जो उन्होंने यहाँ पे वर्णित किया है वह ठीक उनके शब्दों में ही आपके सामने वैसे ही बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि उनको अपनी माता का जो पेट है वह ऐसा लगता था, इतना पीलापन था कि ऐसा लगता था कि उसमें हल्दी मिला करके पूड़ी बनाई गई है। उसे पिता के कुर्ते से जो पसीने की बू आती थी वह अच्छी लगती थी। नारी शरीर में उन्हें बिस्कोहर की फसलों, वनस्पतियों की उत्कट गंध आती थी। संगीत, गंध, बच्चे बिस्नात के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। सेतु मतलब पुल, बांध, काल इतिहास को पार करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों जो समय बीत गया था उसका वर्णन, जो गांव में इन्होंने अपना जीवन जिया था और जो जो इनके गांव की विशेषताएं थीं, जो जो चीज़ें वहां प्राप्त होती थीं, जिसका खुद उन्होंने अनुभव और उसकी अनुभूति की है, उसका वर्णन इस पाठ में लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया है। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ का उनके
सारांश। धन्यवाद।